हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मैथमेटिक्स भी देखेंगे, साथ साथ फिजिक्स भी देखेंगे। और बाद में पता चलेगा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वो आधार है जिससे पूरी की पूरी एम की डेवलप हुई है। बेसिकली कल जो हम लेक्चर ले रहे थे जिसमें हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ले रहे थे वो, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट पर पहुँचेंगे तब हमारी समझ में आएगा कि यूनिफिकेशन कैसा होता है। मतलब यह है यूनिफिकेशन का कि अगर हमारा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है तो इसका अपोजिट भी ट्रू होगा। हम बताएंगे कि किस तरीका से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब टाइम के हिसाब से चेंज होता है तो कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये सब डिस्कशन इस टॉपिक में होगा। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसका आधार क्या है, यह है कि बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है लाइन है वो इसकी ये है कि ये हमारी बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। रेदर देन चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, केवल और केवल डिस्प्लेस कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो अगर हम कोई एक सिस्टम लेकर चलें, एक सिस्टम लिया, ये हम एक सिस्टम दिखा रहे हैं, ये हमारा सिस्टम है और इस सिस्टम में मान लें कि चार्ज हमारा Q है टाइम t के ऊपर, और चार्ज लीक होने लगता है। इस सिस्टम से चार्ज लीक होने लगता है और चार्ज जब हमारा टाइम चार्ज तो हो जाता है Q माइनस डी क्यू और टाइम हो जाता है T प्लस डी टी। चार्ज यहाँ से लीक कर गया और मान लो इस तरीका से लीक करके कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर पहुंच गया। तो जो यहाँ से चार्ज जहाँ से लीक हुआ है और जहाँ तक पहुंचेगा उसका रास्ता सदा कंटिन्यूस होगा, कभी भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती। ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि जब चार्ज किसी सिस्टम से लीक होता है और कहीं दूसरे पॉइंट तक पहुँचता है तो जहाँ से वो लीक करके जाता है और जहाँ तक पहुँचता है उसका पाथ सदा कंटिन्यूस होता है, कभी भी पाथ के अंदर डिसकंटिन्यूटी नहीं होती। इसको आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। और इसका आधार क्या होता है, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस होती है। तो करंट को हम जब डिफाइन करते हैं तो करंट को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, आई जो हम डिफाइन करते हैं, आई वो हमारी होती है करंट इजकल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। और इसमें जब साइन देने की बात आती है माइनस डी क्यू अपॉन डी टी, क्यों कि अगर हमारा चार्ज टाइम के हिसाब से डिक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन लेते हैं। तो चार्ज यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, जब यहाँ से चार्ज लीक हो गया तो यहाँ से जब चार्ज लीक होगा तो चार्ज जो हमारा कम होगा। तो यहाँ पे चार्ज था QT, वो था टाइम t के ऊपर, और चार्ज हो जाता है Q माइनस डी क्यू टी प्लस डी टी में। तो चार्ज में अगर हम अंतर देखें तो अंतर कैसे देखेंगे, अंतर देखेंगे Q माइनस डी क्यू, तो ये फाइनल चार्ज है और इनिशियल चार्ज कितना था, Q था। टाइम में कैसे अंतर देखेंगे, जब Q माइनस डी क्यू चार्ज था तो T प्लस डी टी टाइम था और Q चार्ज था तो जब टाइम T था। तो अगर हम इनको देखें, ये इस T से कैंसिल हो जाएगा, Q से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा सिंपल माइनस डी क्यू अपॉन डी टी बन जाएगा। और यही क्या होगा, यही करंट होगी आई। तो इसे इस तरीका से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई की वैल्यू को माइनस डी क्यू अपॉन डी टी क्यों लिया गया है। सदा याद रखें जब भी हम यहाँ साइन दे रहे होते हैं टाइम सदा आगे बढ़ता है, कभी नेगेटिव नहीं होता। टाइम को रिवर्सिबल नहीं कर सकते, टाइम सदा आगे बढ़ता है, टाइम सदा पॉजिटिव होता है। और ये जो Q है ये टाइम के हिसाब से कम होता जा रहा है क्योंकि लीक हो रहा है। तो यहाँ पे जब ये नेगेटिव में जा रहा है मतलब कम होता जा रहा है और ये पॉजिटिव जा रहा है, तो अगर इस साइन अपोजिट में चलते हैं तो यह माइनस साइन आता है। तो आई की वैल्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी क्या शो कर रहा है कि चार्ज जो है सिस्टम का वो कम होता जा रहा है टाइम के हिसाब से। तो अगर चार्ज की लीकेज होगी तो निश्चित तौर से क्या होगा, करंट जो है फ्लो हो जाएगी। जब भी चार्ज मूव करता है टाइम के हिसाब से तो करंट फ्लो करती है। करंट डेंसिटी की जब हम डेफिनेशन से लेते हैं जे, तो उसे डिफाइन करते हैं जे को, अगर करंट डी आई फ्लो करती है और डी एस सरफेस एलिमेंट में, तो जे की वैल्यू को हम देखते हैं डी आई अपॉन डी एस। तो यहाँ से डी आई की वैल्यू जो हमारी आ जाती है वो आ जाती है जे डॉट डी एस।
आई अगर हमें चाहिए तो आई को हम इंटीग्रेट कर दें इसे सरफेस इंटीग्रल और इसे लिख दें जे डॉट डी एस। जे है करंट डेंसिटी है, डी एस है सरफेस एलिमेंट है और आई यहाँ पे करंट है। इन दोनों रिलेशनों को एक साथ ले लें तो ये हमारा इक्वेशंस बन जाएगा। साथ साथ एक चीज भी ले लें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशंस लगाएं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों हम? अगर हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें डिफाइन करनी है, डी क्यू हमारा चार्ज है, वॉल्यूम डी वी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू को क्या ले पाएंगे? डी क्यू हमारा यहाँ से हो जाएगा रो इंटू डी वी, और क्यू हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ से क्यू बन जाएगा इंटीग्रल वी रो डी वी। डी वी यहाँ वॉल्यूम एलिमेंट है, रो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्यू यहाँ पे नेट चार्ज है। इन दोनों को आपस में क्या करें, इस एक्सप्रेशंस में जाके वैल्यू पुट कर दें पहले इस इक्वेशन की। पहले इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें और यूज कर दें यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। क्या होगा जब हम इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा यहां से सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, ये आ जाएगा इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी, और क्योंकि जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रो टी वी वॉल्यूम इंटीग्रल। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। क्या कहलाती है ये? दिस इज सेट टू बी इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम कहते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये करंट है। करंट जो है नेगेटिव चार्ज ऑफ चार्ज के इक्वल है। इसको जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो उसमें क्या कर रहे हैं, करंट डेंसिटी की टर्म्स में है। अगर इस चीज को देखने का प्रयास करें तो जे है करंट डेंसिटी है, रो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, डी एस यहाँ पे सरफेस एलिमेंट है, डी वी यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट है। एक बार फिर से समझ लें, आई की वैल्यू को हमने यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस क्रम को सदा याद भी रखें और इसको समझ भी लें अच्छे से कि कभी भी हमें ड्रॉ करनी पड़े तो हमें पता चले कि कैसे हम इसको डेरिवेशन देते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं करंट पे। करंट की डेफिनेशन जो होती है वो होती है चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे समझा रखा है मैंने कि अगर टाइम टी के ऊपर चार्ज क्यू था और चार्ज लीक कर गया, टी प्लस डी टी टाइम के बाद में चार्ज की वैल्यू क्यू माइनस डी क्यू हो गई। तो हम क्यू माइनस क्यू ये तो चेंज हो गया चार्ज में, और टाइम में चेंज कितना हो गया? टी प्लस डी टी माइनस टी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। चार्ज का मोमेंट जो पर यूनिट टाइम है वो ही हमारा करंट होता है। करंट सदा कैसे हम लेके चलते हैं, चार्ज का मूवमेंट पर यूनिट टाइम। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे लेकर चलते हैं? अगर चार्ज टाइम के हिसाब से इंक्रीज होता है सिस्टम का तो प्लस साइन लेते हैं, और चार्ज अगर हमारा कम होता जा रहा है सिस्टम का तो नेगेटिव साइन लेते हैं। ये हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म है सिग्नेचर, मतलब साइन डिफाइन करने की। तो आई की वैल्यू को माइनस डी क्यू अपॉन डी टी लें। उसके बाद हम करंट डेंसिटी पर जाएं। करंट डेंसिटी जे होती है, इसमें जे हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, डी आई अपॉन डी एस ले। फिर इस डी एस को इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लें तो डी आई हमारा हो जाएगा जे डॉट डी एस, क्योंकि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करंट होगा। तो आई हम कैसे निकालें? पूरे सरफेस एलिमेंट से निकाल लिए तो इंटीग्रल करते हैं सरफेस एलिमेंट पे जे डॉट डी एस। ये हमारी क्या कहलाएगी? ये करंट की वैल्यू होगी करंट डेंसिटी की टर्म्स में। फिर हम रो डिफाइन करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन लें, रो इजकल टू डी क्यू अपॉन डी वी। तो डी क्यू की वैल्यू को रो डी वी कर दें, क्यू को इधर से और इधर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो क्यू हो जाएगा इंटीग्रेट रो डी वी। इस वैल्यू को, क्यू की वैल्यू को इसमें पुट कर दें और आई की इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। ये हमारा एक्सप्रेशन से आ जाएगा और इसे हम कह रहे होते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उसके बाद हम इसकी फॉर्म को जब बदलेंगे तो अब इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में लाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। तो डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लेके आए? यूज करें गॉस थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस। गॉस थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस क्या कहती है? जे डॉट डी एस की वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल हो जाएगा डाइवर्जेंस जे
dV, दिस वन। किसी वेक्टर क्वांटिटी में सरफेस इंटीग्रल को अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल बदलते हैं तो J डॉट ds की वैल्यू होती है डाइवर्जेंस J इंटू dV। ये यहाँ से वैल्यू रख दें, इस वाली टर्म को इस तरीका से ले लें, इक्वल टू ये हमारी टर्म जाएगी माइनस डेल रो अपॉन डेल टी, पार्शियल डेरिवेटिव में जाती है, लिबनिट्ज थ्योरम इसे कहते हैं, dV कर दें। इसको क्या किया हमने, इस डी ओवर डी टी को अंदर ले गए और पार्शियल डेरिवेटिव में ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो इस इक्वेशंस को एक साथ ले आए, वॉल्यूम इसको ले लें डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो अपॉन डेल टी डॉट dV इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को, क्योंकि ये सभी वॉल्यूम एलिमेंट के लिए ट्रुथ है, तो ये dV की वैल्यू अगर हमारी 0 नहीं है तब भी ये ट्रू होगी। ये इक्वेशन तभी ट्रू हो सकती है जब हमारा क्या हो, डाइवर्जेंस J प्लस डेल रो अपॉन डेल टी ये हमारा 0 हो। और ये हमारी क्या कहलाती है, दिस इज सेड टू बी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज सेड टू बी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और अगर इसका मतलब थोड़ा सा कोशिश करें, ये सारा मैथमेटिक्स है, इसमें फिजिक्स निकालने की अगर कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि डेल रो अपॉन डेल टी जो हमारा आ रहा है वो हमारा आ रहा है माइनस डाइवर्जेंस डॉट J। व्हाट डज इट मीन्स कि रो जब टाइम के हिसाब से चेंज होगा, रो चेंज कब होगा, जब चार्ज चेंज होगा। रो फंक्शन चार्ज का और वॉल्यूम का है। तो चार्ज अगर हमारा टाइम के हिसाब से चेंज होगा तो फैलाव आएगा J में, और जब चार्ज हमारा टाइम के हिसाब से कम होगा, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होगा, चार्ज कम होगा, तो डाइवर्जेंस J होगा, करंट फैलेगी। तो यहाँ पे अगर चार्ज हमारा घटता है तो यहाँ पे करंट जो हमारी ज्यादा मिलेगी, और ये ऐसा होना चाहिए। डाइवर्जेंस फैलाव को बताता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक ही तरीका से फ्लो हो, ऐसा भी हो सकता है करंट ऐसे भी फ्लो करती हो, ऐसे भी करती हो, ऐसे भी करती हो, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं करंट फ्लो करने के। लेकिन अगर यहाँ से चार्ज लीक कर रहा है तो निश्चित तौर से करंट का फ्लो हो रहा है, उसके रास्ते चाहे ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ते से फ्लो हो, बहुत सारे रास्तों से फ्लो हो सकता है करंट का। लेकिन अगर कहीं पे चार्ज कम होता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि चार्ज कहीं बढ़ रहा है, और जब चार्ज कहीं पे कम हो रहा है दूसरी तरफ बढ़ रहा है, तो उसके बढ़ने और घटने से मूवमेंट होगा चार्ज का। एक तरफ कम हो जाएगा, एक तरफ ज्यादा होगा, तो इसका मतलब चार्ज का मूवमेंट हुआ है। और जब भी चार्ज का मूवमेंट होगा सदा करंट फ्लो करेगी, और वो करंट जितना चार्ज हमारा डिक्रीज होगा उतनी ज्यादा फ्लो करेगी। यही तो कहती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो उसका इनडायरेक्टली मतलब क्या हुआ, चार्ज कम यहां हुआ, करंट यहां पड़ रही है, करंट चार्ज के फ्लो से फ्लो हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज यहां घट रहा है तो कहीं दूसरे क्षेत्रों में बढ़ रहा है, और जहां जहां वो कम होगा दूसरे क्षेत्रों में बढ़ेगा, और वो प्रोपोर्शनल चलेगा। एक जगह कम हो रहा है दूसरी जगह बढ़ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम उल्टा हो। उल्टे में क्या हो सकता है कि चार्ज यहां से इन सिस्टमों से इधर की तरफ आ रहा हो, तो फिर उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या होगा कि चार्ज इधर वाले क्षेत्रों में कम होता चला जाएगा, इस वाले क्षेत्र में बढ़ता चला जाएगा। लेकिन चार्ज का जो फ्लो है वो दोनों तरीका से हम लेकर चल सकते हैं, सिस्टम का और सराउंडिंग का। तो हमें ये पता चलेगा कि सिस्टम से जितना चार्ज कम होगा उतना ही सराउंडिंग में इंक्रीज होगा, और अगर सराउंडिंग में डिक्रीज होता जा रहा है तो कहीं सिस्टम की तरफ फोकस अगर उस चार्ज का है तो वहां पे चार्ज बढ़ जाएगा, और उस रास्ते को, जो रास्ता होगा करंट फ्लो का, वो सदा एक कंटिन्यूअस रास्ता बनाएगा। इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा जाता है, क्योंकि जो करंट का फ्लो है वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता, वो सदा कंटिन्यूअस पाथ पर होता है। क्योंकि मूवमेंट जब भी चार्ज का होगा, ऐसा नहीं हो सकता रास्ता ब्रेक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ से पहले करंट यहाँ तक फ्लो करे, चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करे, फिर ना करे, फिर फ्लो कर जाए, ऐसा संभव नहीं है। इस डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती इस रास्ते में कभी भी। ये है मतलब इसका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। और डाइवर्जेंस बताता है फैलाव, जे का फैलाव। जे का फैलाव किससे लिंक है, सीधा का सीधा करंट से लिंक है। तो जे जो है आई के प्रोपोर्शनल चल रहा है, तो क्या हुआ कि जब हमारा चार्ज कम होता चला जा रहा है तो करंट का फैलाव होता जा रहा है। ये इसका सिंपलेस्ट मतलब है।
और वो होना भी चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज एक जगह कम होता है तो दूसरे रीजन्स में उसकी वैल्यू बढ़ती है, और अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ता है तो फिर कहीं दूसरी जगह से वो चार्ज आ रहा होगा, तो उन क्षेत्रों में चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा। तो पूरी दुनिया का जो चार्ज है वो फिक्स है। उस चार्ज को ना तो ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, चार्ज के मूवमेंट को कर सकते हैं कि एक जगह से चार्ज को कम करके दूसरी जगह बढ़ा लें, या वाइस वर्सा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको समझने का प्रयास किया होगा। मैं इसके एप्लीकेशंस के पोर्शंस पे जाना चाहूँगा और ये भी साथ साथ ये बताना चाहूँगा कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, यही आधार है ईएफटी का। तो अभी आगे के लेक्चर में मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको कि इससे ईएफटी कैसे डेवलप हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में आप सीखने का प्रयास करेंगे कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। उससे पहले एक एप्लीकेशन में इसका पढ़ाता हूँ, पहले एक एप्लीकेशन कर लें, ये देखें कि कंपटीशन में है क्वेश्चन क्या आता है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है एग्जामिनर का। मैं उसे चाहूँगा कि उसे पहले आपके साथ डिस्कस कर दूँ। तो क्या करें, इस इक्वेशंस को डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी बराबर 0 को फिर से लिख लें, और एम्पियर्स लॉ आपने पढ़ा होगा, बल्कि एम्पियर्स ने ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है जे की जो वैल्यू होती है करंट डेंसिटी की, वो सिग्मा इंटू ई होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे? जे इज सिग्मा ई, वेयर जे इज द करंट डेंसिटी, सिग्मा इज द कंडक्टिविटी एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सप्रेशन से सब वाकिफ हैं आप लोग। यहाँ ये भी याद रखें कि जे सदा वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिग्मा पे कभी भी वेक्टर ना लगाएं, क्योंकि कंडक्टिविटी कभी भी स्केलर क्वांटिटी होती है, कभी भी वेक्टर नहीं होती। तो कभी भी सिग्मा के ऊपर क्या ना लगाएं, वेक्टर क्वांटिटी का साइन ना लगाएं। इस एक्सप्रेशन को यहाँ पुट कर दें, और ये जे बराबर सिग्मा ई कुछ और नहीं है, ये वी बराबर आई आ रही है। मैं चाहूँ तो देखो कैसे हम इसको ला सकते हैं। जे है हमारा आई अपॉन ए, ये सिग्मा, ई की जगह पे वी अपॉन एल कर दें, तो वी देखें, वी हमारा क्या हो गया, जे बराबर आई अपॉन ए किया, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दिया, सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे वी की वैल्यू देखें क्या बनी, वी बना हमारा एल अपॉन ए, और देखें क्या बना, आई तो आई गया, सिग्मा कहाँ जाएगा ये देखें, यहाँ आएगा। तो V बराबर आई आर, तो आर का फॉर्मूला क्या बन गया, एल अपॉन सिग्मा ए या रो एल अपॉन ए। कहां पहुंच गए, जे बराबर सिग्मा ई से V बराबर आई आर पर पहुंच गए। अंतर क्या था, अब इस कहानी को वापस लौटा दें, V बराबर आई आर से शुरू करें, आर की जगह पर रो एल अपॉन ए रख दें, यहाँ पहुंच जाएं, रो की जगह 1 अपॉन सिग्मा रख दें, यहाँ पहुंच जाएं। उसके बाद आई अपॉन ए की जगह जे करते हैं, सिग्मा को सिग्मा रखें, ई की जगह वी अपॉन एल ले लें। तो वापस इस स्टेप से इस स्टेप पर, इस स्टेप से इस स्टेप तक आपको आना चाहिए। ये सब ओम्स लॉ की फॉर्म है। क्या कहता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई करंट हमारा कंडक्टर है, उसमें अगर हम कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड को बढ़ाएं तो करस्पॉन्डिंग जो करंट है वो इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं करंट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती चली जाती है। और मेटेलिक कंडक्टर्स पे ये स्ट्रांगली ओबे होता है ओम्स लॉ। लेकिन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम सदा ओम्स लॉ का ही एडवांटेज उठाते हैं, ओम्स लॉ को ही यूज करते हैं। तो कभी किसी पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कशन में दूंगा ओम्स लॉ को डिटेल डिस्कशन में, लेकिन यहाँ केवल थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है क्योंकि आपने 12th स्तर पर भी इन चीज़ों को पढ़ रखा है। तो यहाँ से हम क्या करें, जे को सिग्मा ई रख दें, इस एक्सप्रेशंस में जाएं और इसमें पुट कर दें, तो ये आ जाएगा सिग्मा डाइवर्जेंस ई प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। जी को क्या किया मैंने, सिग्मा ई कर दिया, सिग्मा को बाहर ले आया तो डाइवर्जेंस ई हो गया। उसके बाद क्या करें, सिग्मा डाइवर्जेंस ई की जगह पे लिख दें रो अपॉन एप्सिलॉन। कौन सा लॉ लगा दिया, गॉस लॉ। गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डाइवर्जेंस ई की वैल्यू रो अपॉन एप्सिलॉन होती है, प्लस डेल रो अपॉन डेल टी
इक्वल टू 0। इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, डेल रो अपॉन रो, इस टर्म को इधर ले जाए, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डेल टी। इसको इंटीग्रेट कर दें। शुरू में जब टाइम t 0 था, मान लें चार्ज डेंसिटी रो नॉट थी। जब टाइम t हो गया तो चार्ज डेंसिटी रो हो जाती है, जो का फंक्शन t का है। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करनी आपको आती होंगी। t बराबर 0 पे चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को ले लें रो नॉट, और जब टाइम t हो जाता है तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू को ले लें रो, विच इज द फंक्शन ऑफ t का फंक्शन है। तो यहां पे इंटीग्रेशन क्या आ गया इसका, dx अपॉन एक्स का log x होता है ना, वो यूज कर दें, log e रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। dt का इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। यहां से रो की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। रो कितना आ गया, रो इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। कई बार नेट के एग्जाम में, कंपटीशंस के एग्जाम में सीधा ये फॉर्मूला पूछा जाता है, रो बराबर रो नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। और अगर इसकी कर्व ट्रेसिंग करें तो कर्व ट्रेसिंग हम कैसे करेंगे, कर्व भी ट्रेस करता हूं मैं इसका। कर्व ट्रेस यहां किए देता हूं। अगर हम एक तरफ रो लें जो फंक्शन टी का है, इधर टाइम लें, तो ये कर्व हमारा इस तरीका से आएगा। और ये वैल्यू कैसी होगी, रो टी इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। क्या सीख रहे हैं, जब चार्ज t जब 0 था तो चार्ज की वैल्यू रो नॉट थी। इसमें देखें ऐसा है या नहीं है। जब ये t को आप 0 कर दोगे तो एक्सपोनेंशियल 0 1 हो जाएगा, तो रो बराबर रो नॉट हो जाएगा। अब क्या होगा, जब t इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, तो ये एक्सपोनेंशियल टाइम इंफिनिटी पे जाकर 0 होगा। और अगर आपको याद हो तो एक सुपर कंडक्टर, उसमें तो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी में एक फॉर्मूला होता था, जिसको हम कहते थे, रेडियो एक्टिविटी में फॉर्मूला होता था NT इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा इंटू टी। यहां पे फॉर्मूला क्या बन रहा है, रो विच इज द फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी। तो यहां पे अगर इन दोनों की हम कंपैरिजन करें, अगर आपने देखा हो तो यही कर्व होता था उस समय रेडियो एक्टिविटी में। यहां पे एन टी लेते थे, ये यहां पे एन नॉट होता था, और ये आ जाता था रिजल्ट एन टी बराबर एन नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस लैम्डा इंटू टी। इसमें क्या देखते थे कि अगर हमारी रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना हो रहा है, शुरू में हमें नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट पता है, तो टाइम टी के बाद में नंबर ऑफ एटम्स की संख्या एन टी होती थी। यहां इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि अगर शुरू में हमें चार्ज पता है रो नॉट, और किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें चार्ज बताना है, तो क्या कर रहे हैं हम, रो विच इज द फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इनटू टी। तो देखें किन किन फैक्टरों पे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कौन कौन से एक्सप्रेशंस। हमारे पास क्या होता है कि तीन तरीका के हमारे सबस्टेंस होते हैं। एक होता है हमारा सबस्टेंस कंडक्टर, एक होता है हमारा सेमी कंडक्टर्स, और एक होता है इंसुलेटर्स। अगर हम इंसुलेटर्स लेंगे तो रो तेजी के साथ डिक्रीज नहीं करेगा, तेजी के साथ चार्ज लीक नहीं करेगा। किसके साथ, इंसुलेटर के साथ।
लेकिन अगर हमारे पास में कंडक्टर है तो तेजी के साथ लीक करेगा। तो कंडक्टिविटी एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। जो हमारी कंडक्टिविटी जिनकी ज़्यादा होती है वहाँ पे चार्ज की लीकेज तेजी के साथ होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सिग्मा जो माध्यम का है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। सिग्मा जितना ज़्यादा होगा उतनी तेजी के साथ में चार्ज जो तेजी के साथ में डिक्रीज करेगा। और सिग्मा हमारा जितना ज़्यादा का मतलब कंडक्टर्स, अगर हमारा सिग्मा ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कंडक्टर है। सिग्मा अगर हमारा कम है तो हम किधर की तरफ आ जाएंगे, इंसुलेटर्स की तरफ। उसमें रो जो है बहुत धीरे धीरे फॉल करेगा। तो क्या होता है कि चार्ज जब हम इंसुलेटर्स लेकर चलते हैं सब्सटेंस, या हम कंडक्टर्स लेकर चलते हैं, उस पर निर्भर करता है कि रो कितना तेजी के साथ में फॉल कर रहा है। क्वेश्चंस क्या आता है, क्वेश्चंस जो आता है इस फॉर्मूले पे बेस आता है। ये क्वेश्चंस सीधा सीधा जो ये फॉर्मूला है वो देखा जाता है कि इंडिया के जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, उनमें लगातार फॉर्मूला ही पूछा जाता है। रो नॉट सिग्मा एप्सिलॉन टी रिलेशन, जहाँ रो क्या था, रो है चार्ज डेंसिटी एट टाइम टी, रो नॉट है चार्ज डेंसिटी एट टी बराबर 0, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस, और ये एप्सिलॉन क्या है, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और टी क्या है टाइम। इन फैक्टरों के ऊपर रो निर्भर करता है। और अगर हमें वापस चलना है तो हम वापस चल सकते हैं। यहाँ से अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो तुरंत से हम उस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। कौन सा रिजल्ट हमारा आ जाएगा, इस रिजल्ट पर पहुंचेंगे सीधा, अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। करके देख लें चाहे तो। अगर यहाँ से हम डेल रो अपॉन डेल टी कैलकुलेट करेंगे, देखें डेल रो अपॉन डेल टी कितना आया, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दें, ये आ जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रो नॉट एक्सपोनेंशियली माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू टी, और ये रो हो गया। तो ये वैल्यू आ गई माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इंटू रो। तो यहाँ से क्या आ गया, डेल रो अपॉन रो, और भी कुछ बचा रहा क्या, यही आ रहा होगा, यही है ना। तो डेल रो अपॉन रो, नहीं हमें तो यही चाहिए ना, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन रो इजकल टू 0। कहाँ वापस आ गए, इसी रिजल्ट पर वापस आ गए, दिस वन। इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा ठीक है, क्योंकि इससे ये रिजल्ट हमारा ड्राइव हो रहा है। अब एक क्वेश्चन इस पर और पूछता है, एक वर्ड्स आता है रिलैक्सेशन टाइम। कोई बताएगा क्लास में व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन को हम जो कहते हैं, ये जो वैल्यू है वो देखें, ये हमारे इसकी जो जस्ट इसका रिवर्स होगा, एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा, दिस वन। ये भी हमारी टाइम की टॉ से हम इसे नोट करते हैं, और टॉ हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहां से हम रो की वैल्यू को क्या लिख देंगे, रो नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी अपॉन टॉ। इसको क्या करें, ये हमारा दिस अपॉन दिस, ये क्या है टॉ, ये इन दोनों की वैल्यू अगर हम डायमेंशनली देखेंगे तो टाइम की यूनिट देंगे, दिस अपॉन दिस। क्योंकि जो हमारी ये पूरी क्वांटिटी है ना, दिस क्वांटिटी, ये डायमेंशन लेस होगी। और ये डायमेंशन लेस कब बनेगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जब भी कोई टर्म होती है एक्सपोनेंशियली, वो डायमेंशन लेस होती है। तो ये डायमेंशन लेस कब बनेगी, अगर यहाँ टाइम आ रहा तो नीचे भी टाइम आना चाहिए, जब तो डायमेंशन कटेगी। तो इसकी टाइम जो हमारा ये है एप्सिलॉन अपॉन सिग्मा, इसकी डायमेंशन क्या होगी, टाइम। उसको हमने रिलैक्सेशन टाइम लिया है, ये डिफाइन कर दिया। और टी को अगर मैं टॉ कर दूं तो रो कितना हो जाएगा, रो नॉट अपॉन ई। ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर यहां पर रो नॉट था तो कितने टाइम के अंदर चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, रो नॉट अपॉन ई हो जाएगी। वो टाइम हमारा क्या कहलाएगा, टॉ कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम। इनिशियल चार्ज डेंसिटी अपनी वैल्यू का 1 अपॉन ई टाइम्स जितने टाइम में हो जाता है वो उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम इन विच चार्ज डेंसिटी डिक्रीज टू 1 अपॉन ई टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। नोट कर लें डेफिनेशन भी। व्हाट इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम इज द टाइम
in which charge density decreased to 1 upon E times of its initial value. तो ये बेसिकली जो हमारा सिस्टम है उसमें जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें बताना चाहूँगा, कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो सारा मैथ ही था, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुने और बहुत ध्यान से सुने। क्या होता है रेडियो एक्टिविटी से, इसकी कंपैरिजन क्यों की गई है, इस बात को समझने का प्रयास करें। रेडियो एक्टिविटी से इस तरीका से की गई है कि रेडियो एक्टिविटी पे क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारे एटम्स होते हैं, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उनमें से कुछ एटम डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और डिसइंटीग्रेट होने के बाद में क्या होता है, वो धीरे धीरे उनकी जो तादाद है वो कम होती जाती है। शुरू में n थे, फिर वो कभी किसी हाफ टाइम के बाद में n0/2 हो जाएंगे, फिर किसी और आगे की हाफ लाइफ टाइम के बाद में n0/4 हो जाएंगे, ऐसे वो कम होते चले जाएंगे, लेकिन खत्म होकर वो जीरो कभी नहीं होंगे। वो प्रोसेस होती है। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, चार्ज लीक होगा तो चार्ज जो था अपनी ओरिजिनल वैल्यू का आधा हो जाएगा कुछ टाइम के बाद, फिर उसका जो आधा रह गया है उसका भी आधा हो जाएगा, फिर उसके बाद भी जो रह जाएगा उसका फिर आधा रह जाएगा, लेकिन कभी भी जाके क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो ये दोनों एनालॉगस होते हैं। जैसे हमारी रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना होता है ऐसे इसका कंसेप्ट होता है। वो हमारा किस पे बेस है, वो मैटर कंजर्वेशन पर बेस है, मैटर कंजर्वेशन। और ये किस पे बेस है, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस है। तो ये एनालॉगस पैरामीटर्स होते हैं। लैम्डा का स्थान यहाँ पे डिके कांस्टेंट होता था, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये जो था लैम्डा ये हमारा डिके कांस्टेंट कहलाता था। यहाँ इस लैम्डा का स्थान किसने ले लिया, सिग्मा अपॉन दिस ने, एप्सिलॉन ने। तो ये डिके कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये ऐसी सब चीजें जो है आपको इंटरव्यू के प्रोस्पेक्ट्स में चीजें तैयार रखनी चाहिए। मैथमेटिक्स इसका तैयार रखें, इसका डेरिवेशन तैयार रखें, और ये सब आप ध्यान रखें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में थी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको निश्चित तौर से लाभ देगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।